नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने साइक्लोट्रॉन कंप्लीट किया है। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड सभी बातें उस लेक्चर में इंक्लूड कर दी गई। अब वैसे तो देखा जाए तो हम दो चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मात्रक एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा मान्यता प्राप्त परिभाषा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। मोटर का सिद्धांत पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का एंड यानी गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी अब तैयारियां चल रही हैं या जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक ऐसा समझ लीजिए आप, गैल्वेनोमीटर यानी मोटर के सिद्धांत की तरफ हमें बढ़ाएगा। ठीक है, तो साहब अब हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल है ना। देखिए सब, इससे पहले हम गतिमान आवेश पर या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा फर्क है। पहले गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल था, अब है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यानी ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो, उस पर हमें चुंबकीय बल की कैलकुलेशन करनी है ना। वही सब पहले की तरह, जैसे ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा दी गई है ना। इसमें कोई चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दिया गया है। जो चालक हम ले रहे हैं वो स्वाभाविक बेलनाकार चालक है ना। इसका काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है, चालक की लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है सर। अब जैसे ही इस चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे, यानी इस चालक में जैसी धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा प्रवाहित करते ही चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाहित होंगे, यानी अपवन गति यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वह गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन आवेश है, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गति करेगा तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, है ना। जो अपन किससे बता सकते हैं, F बराबर Q VB साइन थीटा से, है ना, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो साहब इसको मैं लिख दूं, F आवेश किस वेग से गति कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, चुंबकीय क्षेत्र भी है और कोण थीटा है। तो सब जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आवेश है तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे। ये आवेश चालक के अंदर है, इसलिए बल चालक पर प्रेक्षित होगा। इसका प्रभाव क्योंकि जो चालक के अंदर लग रहा है वो चालक के बाहर प्रेक्षित होना है। क्लियर? कैसे होगा साहब, अब उसको भी दिखाते हैं आपको। अपन ने कहा ए इसका काट क्षेत्रफल है चालक का, एल इसकी लंबाई मान ली अपन ने, तो आयतन कितना हुआ, ए एल। बिल्कुल क्लियर है ना, क्या आयतन इसका एल कहलाएगा। यदि चालक के इकाई आयतन में
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो सब चालक के संपूर्ण आयतन में कुल आवेश कितना हो गया सब? अब ध्यान से समझना। ये देखें आप, Q को लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख रहे हैं? Al तो चालक का आयतन, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, तो कुल आवेश या कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इतने, AlN। हर इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर? E के बराबर। तो चालक के अंदर कुल आवेश ये हुआ। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो अपने बीच में। ये सब अपने को Q की वैल्यू रखनी है ना। तो दोबारा ध्यान से सुना आप। A का क्षेत्रफल व L इसकी लंबाई है, तो सब चालक का आयतन कितना हुआ? Al। क्लियर? यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो संपूर्ण आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? Nl। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई, ओनली इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है ना? अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो चालक के अंदर कुल आवेश कितना हुआ? देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और हर पर आवेश E के बराबर, तो कुल आवेश इतना हुआ। Q की जगह रखो, इसलिए F इज इक्वल टू NaL इंटू E VD B साइन थीटा। इसको जमा दो सब। इसमें एक चीज वो दिख रही होगी जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। देखो आप, NeAVD, ये चार चीजें सेलेक्ट कर ली मैंने। NeAVD है ना, LB साइन थीटा। अब आप जानते हो NeAVD किसे कहते हैं? धारा को, है ना। ये अपन ने धारा विद्युत की में पढ़ी है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या हुआ सब? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो पहले तो आप ये कहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, तब तो आप लिखोगे F बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, वो क्या लिखोगे साहब? ILB साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू I अदिश राशि है ना, L साइन थीटा है, तो कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका वेक्टर फॉर्म है चुंबकीय बल का, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। यानी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कैपिटल F, चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है। अब इस चुंबकीय बल की दिशा आप किससे जान सकते हो? तो ध्यान रखें, जिसका हवाला यहां दिया था मैंने जब ये पढ़ाया था, तो इसमें भी एक वेक्टर फॉर्म थी, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। आवेश पर चुंबकीय बल दाहिने हाथ की हथेली के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं। इसकी बात पहले यहां कर लेता हूं। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी, अंगूठा आवेश के वेग को और हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय बल को दर्शाएगी, ये गतिमान आवेश पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर आवेश के वेग की दिशा को और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। अब यही जो दोनों नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इन्हीं से आप धारावाही चालक पर
चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर लेना, है ना। अब क्या होगा साहब, दाएं हाथ के हथेली के नियम में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी, अंगूठा अब धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लें, ये जो लंबाई है इसकी दिशा किधर लेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे जिधर धारा प्रवाहित है लंबाई की दिशा उधर ही लेनी है। धारा की दिशा जो होगी वही लंबाई की दिशा लेनी। जैसे में धारा ऊपर बह रही है तो लंबाई की दिशा इधर ही रहेगी, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ देखें दोबारा, दाएं हाथ की हथेली के नियम में चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, अंगूठा लंबाई यानी धारा की दिशा को, और हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती है। अगर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं तो संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मिडल फिंगर यानी मध्यमा धारा की दिशा को जो लंबाई की दिशा में मानी जाती है, और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा जिन दो नियमों से ज्ञात की गई थी उन्हीं दो नियमों से धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। बस फर्क इतना सा है, जो अंगूठा वहां पर वेग दर्शाता था दाएं हाथ के नियम में, वह अब धारा की दिशा दिखाएगा। फ्लेमिंग के नियम में जो मध्यमा वेग दर्शाती थी वो अब धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो सब ये और ये दोनों में फर्क स्पष्ट है। ये आवेश पर बल, ये धारावाही चालक पर बल, दिशा दोनों की एक ही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब साहब अपन इस पर टॉपिक लेते हैं जिसकी वजह से खोला। ये दोनों फॉर्मूले अब ध्यान रखना, आप धारा प्रवाहित हो तो इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सब, ये एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है, इससे थोड़ा ध्यान से देना। अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालकों की इकाई लंबाई पर बल, इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखना। इससे मैं दोबारा इसे लिख देता हूं शॉर्ट में। अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक की इकाई लंबाई पर बल, है ना साहब। थोड़ा सा विशेष टॉपिक है इसलिए मैंने लिख दिया है ना, टाइम तो लगता है, लेकिन इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको भी समझाता जाऊंगा ना। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूं एकेडमिक वाले बच्चों के लिए, है ना। अब एक एक बात समझेंगे। ये सब धारावाही चालक ऐसा है, अनंत लंबाई के हैं, लेकिन मैं चित्र तो उनका सिंपल ही बनाता हूँ ना, सीधा सीधा, ताकि चलो सब है ना। ये दो सीन बना देता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, दो जोड़े बना देता हूँ, ठीक है। ये P, ये Q, एक और चित्र, ये P, ये Q। एक ही चीज के दो चित्र बनाने के पीछे कोई कारण है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब पहले सेट में धारा एक ही दिशा में I1 I2, दूसरे सेट में धारा विपरीत दिशा में है। तो अब आप दो चित्र बनाने का कारण समझ गए होंगे। बीच की दूरी अपन d मान लेते, तार अनंत लंबाई के हैं, भले चित्र अच्छा बनाने के लिए मैंने अनंत लंबाई दिखाई नहीं है ना। ये इनके बीच की दूरी अपन d मान लेते, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर से अब थोड़ा सा समझाएंगे बात को।
पहले फर्स्ट सेट देखना, फिर सेकंड की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि साहब चालक क्यू पर बल, क्लियर? तो क्यू पर बल क्यों? आप कहेंगे उसमें धारा प्रवाहित है, तो धारा प्रवाह से बल का कोई संबंध थोड़ी है। क्यों? तो सब आप क्यू पर बल अगर कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि क्यू पी तार के चुंबकीय क्षेत्र में आया है या उपस्थित है। तो सब जब आप बल क्यू पर निकालते हैं, किस पर? क्यू पर, तो आप चुंबकीय क्षेत्र किसका लेते हैं? पी का। अगर क्यू केवल धारावाही है, धारावाही पे कोई बल नहीं लगता, लेकिन धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में है तो बल लगेगा। तो क्यू पर बल, तो इसका मतलब क्यू चुंबकीय क्षेत्र में है। चुंबकीय क्षेत्र किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र पी का। तो जब आप क्यू पर बल निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र किसका देखना? पी का। देखते हैं सब। पी में धारा ऊपर की तरफ, ये आपका इस जगह है तार। अब मेरे को हाथ तो हटाना पड़ेगा ना, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है क्यू पर, इस पी के कारण। तो देखो क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र कहां हुआ? तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। क्योंकि तल के लंबवत अंदर की ओर है तो इससे किससे दर्शाएंगे? एक मिनट, चित्री मित्र के अधिक दर्शाने की बात तो दूर है। ठीक है साहब, चलो, है ना, वापिस कर लेते हैं। I1 ऊपर की तरफ, अब क्यू पे देखो आप, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर को आप दर्शाएंगे क्रॉस से। ये क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र है, किसके कारण? पी के कारण, है ना साहब, पी के कारण। तो जब हम बल निकालते हैं क्यू पर, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र पी का लेना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता था कि आप कहते हैं कि हम तो बल की गणना पी पे करना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र में होगा, तभी आप बल की गणना करना चाहते। किसके? पी के, सॉरी क्यू के। तो सब पी क्यू के चुंबकीय क्षेत्र में है, किसके? क्यू के। इससे उस पर बल लग रहा है, क्योंकि अभी अपनी पिछला टॉपिक यही पढ़ा है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। तो सब I2 ऊपर की तरफ, अब देखो पी पर चुंबकीय क्षेत्र देखो, इधर है ना पी, इस तरफ, यहां देखो आप, तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना। तो अगर आप पी पर बल देखते तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ता? क्यू का। ये तल के लंबवत बाहर की ओर, ये सब तल के लंबवत बाहर की ओर, किसका? क्यू का। चलो साहब, पहले चुंबकीय क्षेत्र निपटा लें सारे, फिर आगे बात करेंगे। अब सेट नंबर 2 पे जाओ। हर चीज के लिए आपको 2 मौके मिल रहे हैं, है ना। अब उस सेट पे जाओ। अगर आप कह रहे हो बल क्यू पर, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका? पी का। धारा अंगूठे की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। देख लो, आप पहले भी यही था, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है सब। किसके कारण? पी के कारण। लेकिन अगर आप कहते हो कि बल तो हम पी पे जानना चाहते हैं, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? फिर क्यू का। चलो, है ना, चलो ऐसे लेते हैं। I2 नीचे, ये रहा, इस ये जो मेरे हाथ में बंध रहा है लच्छा, इसको मानो आप पी। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो मैं तल के लंबवत भी बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान देना है ना, तल के लंबवत अंदर की ओर। पी पे बल देख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र
Q का। चलो साहब, एक बात तो आप समझ गए होंगे कि हम अगर Q पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो P का, अगर Q पर बल देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र P का लेते हैं, और अगर हम P पर बल देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र Q का लेते हैं। तो सब डिसाइड भी करते चले, डेरिवेशन भी करते जाए। अभी बल दिखाना बाकी है ना, फिर मैं सब चीजें समझाऊंगा इसे। तो सब मान लीजिए बल की गणना किस पर करनी है? Q पर, है ना सर। तो देखो यहां भी लिखता जाता हूं ताकि ये भी तैयार होता जाए। Q पर बल की गणना के लिए, तो मोटिव बता दिया मैंने, किस पर? Q पर। चुंबकीय क्षेत्र किसका लोगे? P का, है ना। तो सब चुंबकीय क्षेत्र P के कारण कितनी दूरी पर? D दूरी पर। कितना होगा बोलो? P के कारण, है ना। बल तो Q पर चुंबकीय क्षेत्र P का लेना पड़ेगा। अनंत लंबाई का तार है, अपन अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्त के नियम में निकाल चुके, μ0I/2πd। तो P के कारण कह रहे हो μ0, धारा कितनी? I की जगह I1। किस पर बल? Q पर। कितनी डिस्टेंस है? D। तो ये लिख दें आप 2πd। ठीक है सब, ये आ गया सब आपने चुंबकीय क्षेत्र अगर Q पर बल की गणना कर रहे हो। ठीक है, अब बल पहले मैं यहां दिखाया तो फिर यहां कैलकुलेट कर देता हूं। अब देखेंगे आप बल की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की तरफ, क्लियर। धारा I1 ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय बल किधर? मेरी तरफ। दिखाता हूं, पेन चेंज करूंगा बार बार ताकि हर चीज नीट एंड क्लीन दिखे। ये सब P पर बल की दिशा, 4 बार मौका मिलता है आपको, है ना। अब उधर देखें, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ, Q पर बल देख रहे हैं अपन। धारा I2 ऊपर की तरफ, बल मेरी तरफ, यानी पेन जिधर दिखा रहा है। तो ये Q पर बल की दिशा, अपने को भी Q पर ही बल निकालना है। चलो तीसरी बार, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, धारा I1 ऊपर, चुंबकीय बल इधर, पेन की दिशा में। देखें ये P पर बल, उसमें देखें चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, धारा नीचे की तरफ I2, बल उधर, है ना। दिख रहा है सब आपको? क्लियर दिखना चाहिए ना। ये बल इधर, तो बल की दिशा 4 बार दिखा दी, है ना। अब आपको ध्यान से समझना है, इसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, बन भी जाए नहीं भी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समांतर स्थित धारावाही चालकों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण की अवस्था बताओ। तो देखो, अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है तो चालक के मध्य क्या होगा? आकर्षण, है ना, यानी चालक अट्रैक्ट करेंगे, साफ दिख रहा है। लेकिन अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो चालकों के मध्य होगा प्रतिकर्षण, यानी रिपल्शन। ठीक है ना। तो एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है
के समांतर स्थित चालकों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण की अवस्था बताओ। तो आप समझा दो, जब धारा समान दिशा में होती है तो चालक परस्पर आकर्षित होते हैं, और जब धारा विपरीत दिशा में होती है तो चालकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक सवाल ये था जो आ चुका। अभी कैलकुलेशन बाकी है। तो बल की गणना किस पे कर रहे हैं हम? क्यू पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना था? पी का, ले लिया। अब देखो सर, इसका एक पार्ट काट ले, एल लंबाई, क्योंकि अपन से तो इकाई लंबाई पे पूछा जा रहा है ना। तो सब क्यू की एल लंबाई पर चुंबकीय बल, इसलिए चालक क्यू की एल लंबाई पर चुंबकीय बल, या बल लिख दें सिंपल। फॉर्मूला भी आपने पढ़ाई है, जस्ट अभी पढ़ के ही निपटे अपन। ये रहा, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। तो अपन इसी का अनुसरण करेंगे। तो सब वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं एक बार। तो किस पर बल? क्यू पर। एफ क्यू, क्यू में धारा बोलो I2, लंबाई अपन ने एल ही ली है, देख लीजिए, है ना। क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? बी का। अगर बल क्यू पे निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र पी का, और बल पी पे निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्यू का। वो मैं चार बार समझा ही चुका हूं आपको ना। क्योंकि तार तल पर है और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है, तो ये 90 डिग्री पर है, यानी सीधे सीधे लिख दूं एफ क्यू इज इक्वल टू I2 L BP। ये अपन जानते हैं, L परपेंडिकुलर BP, तो थीटा बराबर तो वैसे 90 हो गया, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। अब BP का मान कहां से रख दो? 1 से। ये लो सब, 1 से वैल्यू रखी अपन ने, एफ क्यू इज इक्वल टू I2L, BP की वैल्यू रखो कितनी? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी, म्यू 0 I 1, है ना सब, क्लियर। अब सब यानी सीधी सीधी बात होगी, एफ क्यू इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ये सब आपके सामने लिख दिया मैंने, क्लियर। क्योंकि एल लंबाई पर बल इतना है, अपन से एल लंबाई पे नहीं पूछा, अपन से कहां पूछा इसने? इकाई लंबाई पर। तो सब एल लंबाई पर बल एफ क्यू, तो इकाई लंबाई पर बल कितना हुआ? एफ क्यू अपॉन एल, है ना सर। तो अपन तो इसको वह दे जो इसने पूछा था, तो इसने जो पूछा था अपन वो प्रोवाइड करें। इसलिए क्यू की इकाई लंबाई पर बल, है ना। तो एल लंबाई पर बल एफ क्यू, इससे इकाई लंबाई पर बल, कलर चेंज कर रहा हूं सब थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, तो एफ क्यू अपॉन एल, है ना। एफ क्यू अपॉन एल कितना है सब? म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये आपसे पूछा गया था, न्यूटन प्रति मीटर, क्लियर सर। तो क्यू की इकाई लंबाई पर बल। अब आप सोचें कि यार पी पर निकालते या पी की इकाई लंबाई पर बल निकालते तो अलग निकलता, नहीं, यही निकलेगा। देखो मैं छोटा सा समझा देता हूं आपको, यही क्यों निकलेगा, तो मैं अलग कलर ले लेता हूं। जब आप पी पर बल निकालते तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेते? क्यू का। यहां चुंबकीय क्षेत्र आप क्यू का लेते
तो I1 की जगह क्या आ जाता, I2 आ जाता। क्लियर? I1 नहीं आता, I2 आता। क्योंकि आप जब बल की गणना P पर कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ता आपको, Q का। चुंबकीय क्षेत्र Q का लेते तो I1 की जगह I2 आ जाता, मतलब I1 गायब हो चुका है, उसकी जगह I2 आ चुका है। अब आपको लंबाई किस पर लेनी पड़ती, अभी तो आपने Q पर बल तो Q की L लंबाई पे निकाला, फिर आप कहते P की L लंबाई पर। अब जब आप P की L लंबाई पर तो P में धारा कितनी है, I1, तो यहां I2 की जगह क्या जाता, I1, मतलब वही चीज देती, बस यहां आ जाता I2, क्योंकि बाद में तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए नहीं, देखो ये और ये मल्टीप्लाई हुए हैं, बाकी तो सब वही है ना। तो यहां पर अगर हम P पर बल की गणना करते तो यहां I2 आता और यहां पर I1 आता, यहां गुणा होते ही सही, तो व्यंजक आपको ये का यही मिलता सेम। इस व्यंजक में कोई फर्क नहीं आएगा। आप L लंबाई पे थोड़ी निकाल रहे हैं, आप तो इकाई लंबाई पे निकाल रहे हैं। तो सब समझ गए होंगे कि इकाई लंबाई पर चुंबकीय बल चाहे P पर निकालो चाहे Q पर, दोनों का मान समान आएगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। तो ये तो टॉपिक खत्म, डिटेल में समझा ही दिया। एक मैंने आपको बता ही दिया, ये पूछता है कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण, तो ये आपके सामने क्लियर है। जब धारा समान दिशा में है तो आकर्षण, और जब चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत है तो फिर प्रतिकर्षण। वो आपके सामने क्लियर, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो ये टॉपिक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये भी व्यंजक याद रखना जरूरी है, इकाई लंबाई पर बल, आकर्षण प्रतिकर्षण भी, और बाकी चीजें अपन ने डिटेल में समझ ली। चलो सब है ना। अब इकाई लंबाई पर बल निकाल चुके, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है साहब जो मैं करने जा रहा हूं, है ना। धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है साहब, ये अभी तक आई नहीं है कहीं भी। भले धारा तो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, पर अपन का जो काम है वो मैं फोकस कर रहा हूं, मैं इन्वर्टेड कोमा के बीच में, और इससे भी दिखा रहा हूं रेड कलर से। आपको धारा के मात्रक एम्पियर को डिफाइन करना है, एम्पियर की परिभाषा देनी है। तो साहब इकाई लंबाई में बल अभी पढ़ी चुके अपन, F अपॉन L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d न्यूटन प्रति मीटर। ये अपन ने अभी टॉपिक, ये क्लोज ही क्या यही टॉपिक पढ़ा है ना। अब देखो, यदि धारा I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, I1 I2 धारा बराबर है और 1 एम्पियर, वह समांतर चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो इकाई लंबाई पर बल F अपॉन L μ0 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई dB1 है ना। μ0 की वैल्यू रखोगे आप 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई, डी तो 1 है इससे। तो कुल मिला के अब इकाई लंबाई पे जो बल आता है ना, इकाई लंबाई पर जो बल आ रहा है ना, वो देख लेते हैं। इसलिए F अपॉन L इज इक्वल टू, ये कितने टाइम कटेगा 2 इंटू 10 की पावर -7 और न्यूटन प्रति मीटर है ना। यहां से एसआई पद्धति ने मात्रक एम्पियर की परिभाषा ली है इस जगह से, है ना।
इसके अनुसार वायु ओब्लिक निर्वात में, है ना, अनंत लंबाई के 1 मीटर दूर समांतर स्थित चालकों में प्रवाहित समान धारा का वह मान जिसके कारण प्रत्येक चालक की इकाई लंबाई पर कार्यरत बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, जो धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। दोबारा समझाता हूं। वायु ओब्लिक निर्वात में 1 मीटर दूर समांतर स्थित अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रवाहित समान धारा का वह मान जिसके कारण प्रत्येक चालक की इकाई लंबाई पर बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो चालकों में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए तो भी आपको ये मैथमेटिकली इस तरह से तो आपको दिखाना है। तो सब F बराबर I L क्रॉस B के 2 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य पूरा हो चुका, मात्रक एम्पेयर की परिभाषा। अब दूसरा मोटर का सिद्धांत, जो फिर अपन गैल्वेनोमीटर की तरफ अपने को लेकर जाएगा। तो अब इसका जो दूसरा उपयोग है, यानी हमने ये जो टॉपिक चालू किया था आज, इसके 2 उद्देश्य थे। एक तो मात्रक एम्पेयर की परिभाषा निकलवाना, जो निकाल दिया आपके सामने। अब मोटर का सिद्धांत प्रोड्यूस करेंगे अपन, इसलिए कि हमें उस मोटर के सिद्धांत से गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, जो हमारा लगभग लास्ट का टॉपिक होगा, इस चैप्टर का एंड होगा। ठीक है साहब। फिर जो न्यूमेरिकल वगैरह कुछ बचे हैं, जैसे परिनालिका वगैरह पे नहीं कराए, टोरॉइड पे नहीं कराए, वो फिर अपन ले लेंगे एक साथ। साइक्लोट्रॉन पे तो न्यूमेरिकल को इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना। चलो साहब, अब ध्यान से समझेंगे। मोटर के सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो गैल्वेनोमीटर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे समझो आप कि हर टॉपिक को उस हिसाब से नहीं पढ़ा जाता कि परीक्षा के हिसाब से। ये फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सब टॉपिक क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप, या आप कुंडली कह दो, है ना, आयताकार लूप या कुंडली, है ना। इसमें सब धारावाही होनी चाहिए, यानी धारा प्रवाहित होनी चाहिए ना। तो ये धारावाही को भूल गया तो मैं लिख देता हूं। आयताकार लूप या कुंडली पर बलाघूर्ण, है ना, पर बल एवं बलाघूर्ण, इससे लिख देता हूं, बल एवं बलाघूर्ण, है ना। तो मैं आपको पहले एक बार टॉपिक से रूबरू करा दूं एक बार, है ना। देखो वापिस, एक समान तो चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें धारावाही आयताकार लूप, लूप या कुंडली का मतलब बंद परिपथ, है ना, लेकिन धारावाही है, ये ध्यान रखना ना। इस पर बल एवं बलाघूर्ण, तो स्वाभाविक है पहले तो बल एवं बलाघूर्ण देखें, फिर कैलकुलेशन करेंगे, है ना। मैं यह चित्र बना रहा हूं, एक तरह से आप समझो मोटर का सिद्धांत है। मोटर और जनित्र एक दूसरे के विपरीत है। मोटर उससे कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है, और
जनित उसे कहते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो दोनों उल्टे हुए, एक विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, जैसे पंखा है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, कूलर है, ये सब मोटरें कहलाती हैं। जो विद्युत मिक्सी है, मिक्सी में भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, मसाला आप पीसते वही मिक्सी पीस देती है। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जनित उसका उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इन दोनों का चित्र सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है। और सौभाग्य वाली बात है कि फिजिक्स की जो बुक्स होती हैं उनके मुख्य पृष्ठ पर छपा होता है। अक्सर आप 80-90% देखेंगे मोटर और जनित फोटो एक ही है ना, काम दोनों के अलग है, वो मैंने बता दें। लेकिन ये इनके फोटो आपको हमेशा मुख्य पेज पर मिलेंगे, मुख्य पृष्ठ पर हमेशा, है ना, 80-90%। ठीक है, सब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतर चित्र बनाकर समझाने की, है ना। ये थोड़ा सा मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कोशिश मेरी पूरी अच्छी से अच्छी रहेगी कि आपको ये समझ में जाए। ये एन से एस की ओर ये मैंने चुंबकीय बल रेखाएं दर्शा दी, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय बल रेखाएं समीप व एक दूसरे के समांतर, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया कैपिटल बी लिख के। ये मैंने जो मैं आयताकार कुंडली बनाऊंगा उसकी मैंने घूर्णन अक्ष पहले से ही बना दी, है ना, रोटेशनल एक्सिस। अभी जो मैं आयताकार कुंडली रखूंगा ये थोड़ी तिरछी रखूंगा, किसी कोण थीटा से, है ना, ये मैं तिरछी रख रहा हूं। ये सब आयताकार लूप या आप इसको कुंडली कहते हैं, है ना। ये देखो सिरे बता देता हूं बिल्कुल क्लियर, है ना, अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं मैं। पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस, इसकी चौड़ाई स्मॉल बी है और इसकी लंबाई स्मॉल एल है ना। थोड़ा लंबाई सही जगह नहीं लगी, उससे चित्र हल्का सा डिस्टर्ब लग रहा है मेरे को, तो मैं यहां से तो इसको हटा देता हूं, या फिर हो सकता है दूसरे रंग के पेन का यूज करके इसको, हो सकता है रेड से बात जमी नहीं हो, इधर दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना। ये सब लंबाई स्मॉल एल आपको दिख रहा होगा कि सब कुंडली थोड़ी सी तिरछी है, यानी ऐसे समझें कि चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, तल के लंब को कहते हैं, इनके बीच कोण थीटा है। थोड़ा सा अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें तो ये दो कोण होते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कोण फाई होता है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको, आप विचार करना, फाई इज इक्वल टू होता है 90 माइनस थीटा, है ना। ये दोनों में 90 का अंतर है। आप चित्र को ढंग से देखना, ये जो ये वाला दिखा रखा है ये तल का लंब का चुंबकीय क्षेत्र से कोण है। भाई क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, ये क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत, तो ये क्षेत्रफल सदिश है, यानी कुंडली के तल का लंब, और उसका चुंबकीय क्षेत्र से मैंने कोण थीटा दिखाया, है ना। तो ये अलग चीज है, वो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र से कोण है, ये क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय क्षेत्र से। तो वो तो अब तो क्लियर हो गया होगा, वो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र से कोण, कुंडली का, ये क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय क्षेत्र से कोण है। अब सब जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करते ही इस पे चुंबकीय बल लगेगा, वो अभी देखते हैं, है ना। ये इसमें सब धारा कैपिटल आई प्रवाहित कर, दो जगह लिख दें, हर जगह लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं।
क्या क्या चीजें क्लियर होगी सब? लंबाई चौड़ाई, तो कुंडली का क्षेत्रफल अपने को पता पड़ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। थीटा फाई वो मैंने ऊपर बता ही दिया। अभी आप थीटा पे गौर करो, फाई की तरफ मत देखो, अभी फाई काम नहीं आ रहा अपने ने, क्लियर। इस समय अपन ने रख रखा है बल की गणना अपन किससे करेंगे? F बराबर आई एल क्रॉस बी से करेंगे। धारावाही है ना, धारा प्रवाहित कर दी अपन ने, आई धारा बता दी। धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ये फॉर्मूला आ जाती है, अपन ने बनाया और उद्देश्य बता ही दिया था कि इस कारण से बनाया कि एक तो मोटर का सिद्धांत पढ़ेंगे, एक मात्रक मीटर की परिभाषा, मात्रक एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे। तो बल की गणना इससे करेंगे। अब पहले दिशा निकालते हैं गणना से पहले। मैं आपको देखो कोशिश करता हूं, मेरे पास कोई चीज ऐसे है ना, ये से इसमें ये आईपैड है, तो अब इसको P मान लो आप। ये जहां आपको कैमरा वैमरा दिख रहा होगा ना, इसमें ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है ना। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से ये देखो P है। कुंडली को मेरे मोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप सोचो कुंडली यूं रख ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुंबकीय क्षेत्र तो सदैव इधर ही रहेगा, है ना। ये P है, ध्यान रखना, ये जो कैमरा लग रहा है ये वाला P है, ये जहां से अपन ने कुंदा है इधर नीचे जा रहा है, Q ये है ना। देखो सब P Q R S, S से P की तरफ धारा आ रही है, अंगूठा मैंने धारा की दिशा में कर लिया और चुंबकीय क्षेत्र इधर दिखा दिया। तो चुंबकीय बल कहां हुआ? चुंबकीय बल हुआ हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा में। चलो अब मैं साहब दिखाता जा रहा हूं आपको ना, ये मैं कलर डार्क वाला लेना चाहता हूं। ये साहब अब थोड़ा गहरा हो गया, हो जान दो साहब। ये बल F1, क्लियर। अब चलो नीचे की तरफ देखते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। धारा देखो, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही है ना। धारा Q से P Q से R की तरफ, देख लो चित्र में, देखो आप, धारा Q से R की तरफ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है। अब चुंबकीय बल बोलो, तल के लंबवत नीचे की ओर। ये सब चुंबकीय बल F2, तल के लंबवत नीचे की। ये चौड़ाई कितनी इसकी? B, है ना। तो बल निकालेंगे अपन, तो लंबाई L की जगह क्या लिखेंगे? B लिखेंगे, है ना। तो सब देखो शॉर्ट में देखा, F1 धारा तो आई है, लंबाई की जगह कौन है? इस भुजा की लंबाई B है साहब, है ना। चुंबकीय क्षेत्र B, ये कहां है? ऊपर। F2 बोलो खटाखट, वही सेम I B क्रॉस B, ये किधर है? नीचे। तो F1 ऊपर की तरफ है, F2 नीचे की तरफ है, यानी सीधी सीधी बात है, F1 और F2 बराबर लेकिन विपरीत दिशा में है, यानी सीधा सीधा इन दोनों का परिणामी शून्य है। चलो सब, F1 प्लस F2 बराबर 0, यानी कुंडली न तो ऊपर जा सकती न नीचे आ सकती, क्योंकि उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर देख रहे हैं आप, वर्टिकल ऊपर वर्टिकल नीचे, दोनों बल बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में। अब आ जाओ सब L लंबाई वाली भुजा पर, जो ऊर्ध्वाधर भुजाएं उन पर। पहले तो इन भुजाओं पे निकाल लिया। अब ये P है, ये Q है ना, आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो आप, धारा की दिशा P से Q की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र उधर ही रहेगा हमेशा, है ना। धारा की दिशा P से Q की तरफ, तो अंगूठा नीचे कर लिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उधर रहेगा। अब चुंबकीय बल किधर है? आपकी तरफ।
आपकी तरफ का मतलब आप पढ़ रहे हो ना, स्टूडेंट हो ना, तो ये आपकी तरफ जा रहा है पेन, है ना, बाहर की तरफ। देखो सब ध्यान से दिखाता हूं मैं, पेन वाइट या कोई ऐसा ले लेता हूं जो आपको जल्दी दिखे। देखो ये चुंबकीय बल F3 है ना, ये बाहर की तरफ, लिखते भी जाए यहां पर ताकि अपना ये काम भी जल्दी निपटे। F3 I L क्रॉस B, चुंबकीय क्षेत्र समान है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो इसने B लिखना है। अब बस भुजा की लंबाई पहले B थी, अब क्या होगी, भुजा की लंबाई L होगी। ठीक है साहब, ये बाहर की तरफ, तो यही लिख देता हूं, है ना, बाहर, ऐसे ही लिख देता हूं, हिंट में आपको समझना ना। अब लास्ट, अब इस पर आ जाओ, ये P है, ये Q है, ये R, ये S है ना, ध्यान से देखेंगे आप। ये धारा की चुंबकीय क्षेत्र तो हमेशा इधर है, ये R से S, देख लो अब धारा की दिशा R से S, ये देखो यहां देखो, है ना, R से S। अब चुंबकीय बल किधर, तल के लंबवत अंदर, ये चुंबकीय बल तल के लंबवत अंदर, इसको F4 बोल दें, है ना। तो सब F4 यही लिख देता हूं, है ना, कोशिश करूंगा कि भाई इसी पे बैठ जाए काम। वही I ऊर्ध्वाधर भुजाओं की लंबाई L ही क्रॉस B, क्लियर। ये कहां पर है, तल के लंबवत अंदर, जो मैंने आपको समझा दिया। यानी अगर आप देखें तो F3 व F4 भी बराबर लेकिन विपरीत दिशा में है, मतलब F3 प्लस F4 का परिणामी भी शून्य है, क्लियर है ना। इस प्रकार यानी अतः कुंडली पर या लूप पर, जो भी आपके कुंडली या लूप पर परिणामी बल है ना, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, F1 और F2 का दोनों का टोटल 0, F3 F4 का टोटल 0 है, इसलिए 0। तो क्या ध्यान रखोगे साहब, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर कुल चुंबकीय बल शून्य होता है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर आयताकार लूप पर बल का परिणामी शून्य होता है, सीधी सीधी बात। ये एक रिजल्ट आ गया, बल एवं बलाघू तो सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर परिणामी बल 0 होता। अब ध्यान से, F1 और F2 एक ही रेखा में है, इसके बारे में बात ही मत करो, इनका हर तरह से परिणामी शून्य, लेकिन F3 तल के लंबवत बाहर और F4 तल के लंबवत अंदर। इन दोनों बलों, ये दोनों हाथ दिख रहे हैं ना, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है। जब परिणामी बलों की क्रिया रेखा, ये देखो, एक बल ये बाहर, एक बल ये अंदर, जब बल बराबर हों लेकिन एक सरल रेखा में नहीं हों तो स्वाभाविक है घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। ये बल युग्म की तरह काम करते हैं जो ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं। तो बोलो इस समय कुंडली क्या कर रही होगी, 100% कुंडली घूम रही है, 100%। देखो आपके सामने दोनों बल, भाई वर्टिकल F1 और F2 तो एक सरल रेखा में है, तो उनका परिणामी भी शून्य और वो सरल रेखा में है, तो बलागुण भी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन F3 को देखो बाहर और F4 को देखो अंदर। अब ये दोनों बल लगाओ आप, ये देखो, जब दोनों बल लगा रहे हो तो बोतल अपनी जगह क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो जब बल
परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में हो, किंतु एक सरल रेखा में नहीं हो, तो बल युग्म सक्रिय हो जाता है जो कुंडली को या वस्तु को घुमा देता है। इसीलिए तो बोतल खोलने के लिए अंगूठा और उंगली को सदैव विपरीत दिशा में घुमाया जाता है ना। तो सब यहां पर बल युग्म उत्पन्न हो गया जो कुंडली में घूर्णन पैदा करेगा, और घूर्णन पैदा करेगा तो आपको बल आघूर्ण की कैलकुलेशन करनी है ना। तो सब अब किसका कैलकुलेशन करें? बल आघूर्ण, है ना। तो सब यदि किसी क्षण, किसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? बल का परिणामी शून्य है, अब उसकी तो बात ही नहीं करनी है। अब बल आघूर्ण की तरफ जा रहे हैं। बल आघूर्ण है, दिख गया साहब, बोतल को घुमा के दिखा दिया है ना। किसके कारण है? F3 और F4 के कारण, क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में, लेकिन एक सरल रेखा में नहीं है। तो बल आघूर्ण पैदा करने वाले कौन है? F3 F4, नॉट F1 नॉट F2, ये दोनों बल आघूर्ण पैदा कर ही नहीं सकते, है ना। तो सब यदि किसी क्षण क्षेत्रफल सदिश व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण थीटा हो तो, अब बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण में F3 या F4 जो बल आघूर्ण पैदा कर रहे हैं, तो बल आघूर्ण पैदा करने वाले F3 और F4 हैं। तो ये चाहिए F3 और F4 का परिमाण तो दोनों का समान ही है, दिशा विपरीत है, इस दिशा से मतलब ही नहीं, दिशा ने तो घूर्णन की स्थिति बताई दी। और F3 F4 के लंबवत दूरी है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण का सूत्र लिख देता हूं, फिर तैयारी अपन कर दें। तो टो बराबर बल F3 लो या F4 लो, दोनों में से एक का परिमाण ले लो, दोनों लिख रहे हैं ना, इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, या बलों के मध्य लंबवत दूरी लिख देता हूं ना, बलों के मध्य लंबवत दूरी, वो अपने को बात समझ में आनी चाहिए कुल मिला के, बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो सब F3 F4 तो यहां से उठा लेंगे, F3 उठाओ चाहे F4 उठाओ, दोनों एक ही हैं, उसमें तो कोई नहीं। अब F3 और F4 के बीच वह दूरी चाहिए जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो, है ना, वो दूरी जो F3 से भी 90 डिग्री हो और F4 से भी 90 डिग्री हो। अब इस चित्र को आप ऊपर की तरफ से देखें, ऊपर की तरफ से, है ना। तो अब ये व्यवस्था नीचे है और आप ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से क्या क्या दिखेगा आपको? ऊपर से केवल ये भुजा दिखेगी, मैं उधर बनाता हूं, है ना। देखो आपको ये तो, सॉरी एक मिनट, है ना, आप बहुत ध्यान से देखना था, ये तो चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ऊपर से क्या दिखेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ऊपर से ये दिखेगी भुजा, इधर P और PQRS, इधर S, इन दोनों के बीच की दूरी आप जानते हो, चौड़ाई B के बराबर, और ये इनके तल का लंब जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो ये बिंदु तो आपका P है और ये बिंदु आपका S है। देखो एक बार और उधर चल जाओ, आपको ये चाहिए बलों के मध्य वह दूरी जो दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाती हो, है ना। तो देखो आप इसको ऊपर से देख रहे हो, इस वाले चित्र को ऊपर से देखो तो PS दिखेगा आपको, PS जो इसके क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय क्षेत्र से कोण कितना है, थीटा, वो भी मैंने दिखा दिया। PS कितनी लंबाई का है? B। जैसे PQ की लंबाई तो L है, पर PS की लंबाई कितनी है? B, है ना। तो ये B और ये तिरछा दिख रहा है। अब चलो सब थोड़ा आपको भी अज्यूम करना पड़ेगा। अब F4, P पे बल F4, ये तो बाहर की तरफ, अब मुझे यहां तो बाहर ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना, ये तो बाहर की तरफ, और S पर जो बल है F3 वो तल के लंबवत अंदर की तरफ,
क्लियर। F3 की क्रिया रेखा पहले लिख दूं, ये तो F4 तल के लंबवत बाहर, ये F3, एक मिनट सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मेरा ख्याल है उल्टा ही लिखा है, मैं एक मिनट पहले वापस उसको विड्रॉ कर लूं F3 F4 को, और पहले उस पर चल जाते हैं पिछले पेज पर। ये F3 मेरा ख्याल है ये F3 था और वो F4 था, मैं आपको दिखाता जाता हूं नहीं तो फिर आप चूक जाओगे। ये देखो ये F3 था, है ना, तो सॉरी कितना लफड़ा पड़ जाता है जरा सा उसमें। देखो सब मैं चित्र तो वापस कंप्लीट कर दूंगा, चित्र में तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, F3 हो ही गया, है ना, तो ये F3 था और ये F4 है ना, और क्या मिटा, और तो कुछ नहीं मिटा, ऐसा है ना, PQ है इससे, QR है इससे, वो आपका चित्र भी पिछले भी रहा होगा। अभी थोड़ा सा जो मिटा था मेरे हिसाब से ये मिटे थे जो मैंने वापस मेंटेन कर दिए। तो P वाली पर F3 है जो तल के लंबवत बाहर है, S वाली पे F4 है जो तल के लंबवत अंदर है ना, तो साहब ये F3 है जो तल के लंबवत बाहर है, ये F4 है जो तल के लंबवत अंदर है। अब देखो क्या चक्कर है, मैं आपको कोशिश करता हूं थोड़ा सा लाइव सिचुएशन लाने की, है ना। ये देखो ये जो है ये F3 है थोड़ा सा, और ये जो है ये F4 है, पीछे ले गया ना इसको, ये इसको भी देखो आप। अब मैं F4 को पीछे बढ़ा रहा हूं, है ना, देखता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये F4 की क्रिया रेखा है ना, इसको बल की क्रिया रेखा कहते हैं, क्रिया रेखा, चले। अब अपने को वह डिस्टेंस चाहिए जो दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाती हो। ये सब दोनों के बीच की वह दूरी है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। देख लो आप, ये 90 डिग्री का कोण F4 से और ये 90 डिग्री का कोण F3 से। तो अपने को चाहिए दूरी, P तो इधर लिख रहा है, इसको कुछ भी लिख दो, PB चाहिए, या B तो चुंबकीय क्षेत्र से लगने लग जाएगा, तो PB की जगह कुछ और लिख देता हूं मैं व्हाइट कलर से। आपको चाहिए दूरी PN चाहिए साहब, यूं कह दें अपन, ये वाली दूरी चाहिए, है ना, ये लंबवत दूरी है। कितनी होगी साहब, देखो यही निकाल दे अपन, ये थीटा, ये 90, तो स्वाभाविक है ये थीटा हो जाएगा, वो ज्योमेट्री साफ कर सकते हैं। अब अपने को PN चाहिए, तो PN त्रिभुज देख लो, PSN को देखो, त्रिभुज PSN में PN लंब हुआ और PS मतलब B लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, तो PN बराबर हुआ B साइन थीटा। तो साहब ये जो लंबवत दूरी है, इस लंबवत दूरी को कितना लिखेंगे अपन, इसको मैं यहां लिख देता हूं, कितना, B साइन थीटा। अब बस, अब अपने को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस खटाखट अपना काम हो गया। मैं बस दिखा देता हूं, एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी है ना, तो साहब अतः बस अब तो वैल्यू पुट कर दें, टो F3 का परिमाण, यार देखो कि सब पेन भी फैल रहे हैं, है ना, F3 का परिमाण या F4 का परिमाण, और लंबवत दूरी PN दिखेगी अब अपने को, PN, F3 और F4 का परिमाण, तो F3 देखो चाहे F4, यार राइटिंग, एक मिनट पहले इसको मिटा दूं मैं, और ये है ना। अब देखो ध्यान से सब, ज्यादा पलटा पलटी नहीं करूंगा मैं, तो बराबर आप देख लो ILB, देखो आप इधर में दिखा देता हूं आपको, L और B परपेंडिकुलर है, L बोर्ड पर है ना, ये यूं देखो, ये वर्त जो वर्टिकल भुजा है
ये तो चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा ही 90 डिग्री पे रहेगी। ये वर्टिकल जो भुजाएं हैं PQ और SR, अब चुंबकीय क्षेत्र तो यूं है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र से वर्टिकल भुजा हमेशा क्या रहेगी, हर क्षण 90 डिग्री पर रहेगी, आप कैसे ही कर लो, है ना। तो स्वाभाविक है L और B के बीच कोण 90 डिग्री है, sin 91 तो क्या हो गया ILB रह गया, सिंपल है ना। तो मैंने लिख दिया ILB, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी, B sin थीटा, यानी टो बराबर IL इंटू B, कैपिटल B sin थीटा। अब स्वाभाविक है ये मैंने लिख ही दिया था, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, ये लंबा इंटू चौड़ाई, तो सब कुंडली का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं, लंबा इंटू चौड़ाई, टो बराबर IAB sin थीटा। अब यदि कुंडली में n फेरे हों, कैपिटल N, तो स्वाभाविक है बलाघूर्ण टो बराबर NIAB sin थीटा। ये सब अपना काम हो गया बलाघूर्ण का, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, इसी से मैं गैल्वेनोमीटर बनाऊंगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना देना है, पहले अपन ने इक्वेशन दिए क्या, नहीं दे रखी, तो ये इक्वेशन, खैर आज तो गैल्वेनोमीटर चालू नहीं होगा, लेकिन इससे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर। यहां NIA इसको कहते हैं लूप का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। मैंने आपको बताया था M नहीं तो चुंबक नहीं, यानी चुंबक होने के लिए चुंबकीय आघूर्ण M का होना जरूरी है। ये उसकी तरह जैसे P द्विध्रुव आघूर्ण था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P नहीं तो द्विध्रुव नहीं, और P है तो द्विध्रुव है। ऐसे ही ध्यान रखना, अगर चुंबकीय आघूर्ण नहीं तो किसी को आप चुंबक नहीं कह सकते, है ना। धारावाही कुंडली का या लूप का चुंबकीय आघूर्ण NIA होता है, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये आपका चुंबकीय, या नहीं अगर लिखूं, इसलिए टो बराबर क्या लिख दें, NIA की जगह MB sin थीटा, और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो टो बराबर M क्रॉस B। अब आप देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल तो शून्य है, लेकिन देखो अब बलागुण शून्य नहीं है, N शून्य नहीं है, धारा शून्य नहीं है, क्षेत्रफल शून्य नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है, और थीटा भी शून्य नहीं है। इसलिए मैंने कुंडली को तिरछा दिखा रखा है, देखो थीटा भी शून्य नहीं है ना। तो स्वाभाविक है बलागुण है। इस समय कुंडली क्या कर रही होगी, इस समय कुंडली टो होने के कारण घूमेगी, उसको घूमने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। हालांकि गैल्वेनोमीटर में मैं इसका यूज करूंगा, ये आपको पहले से ही बताए दे रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होगा। यहां लिख दिया मैंने MB sin थीटा। तो अक्षीय सदिश भौतिक राशि जिसकी दिशा अक्ष की दिशा में होती है, वह किसके लंबवत होती है, M तथा B के तल के लंबवत होती है। M की दिशा क्या होती है वो अगले चैप्टर की बातें, अभी उसको खोलने से कोई तंत्र नहीं है। तो सब टो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा M व B के तल के लंबवत अक्ष के अनुदिश होती है, यानी अक्ष की दिशा में होती है। अब सब छोटी छोटी दो बातें, चाहे आप एक कहो चाहे दो को, मेरे लिए दोनों एक ही है ना। बल आघूर्ण का ये सूत्र कुंडली के आकार, आकृति आदि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इस सूत्र का इस्तेमाल किसी भी आकार, यानी वृत्ताकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार, सभी प्रकार के लूप के लिए कर सकते हैं। दोबारा सुने, बल आघूर्ण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एक मिनट पेन चेंज कर लूं, बल आघूर्ण कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। कहां कह रहा है ये वृत्ताकार होना चाहिए, कहां कह रहा है ये आयताकार होना चाहिए, ये तो केवल क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब बल आघूर्ण का ये सिद्धांत सभी आकार, अपन ने तो आयताकार ली, लेकिन आप वृत्ताकार के लिए लिखो तब भी यही लिखना,
अगर समांतर चतुर्भुजाकार के लिए तो भी यही लिखना, अगर वर्गाकार कुंडली लो तो भी यही लिखना। तो बल आघूर्ण का ये सूत्र सभी आकार की कुंडलियों के लिए, लूप के लिए, बंद पथ के लिए सत्य है। नंबर 1 बात है ना। नंबर 2 बात, इसे मोटर का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सिद्ध हो चुका है कि विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, क्योंकि कुंडली घूम रही है। तो पंखे में जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा भी ऐसे ही घूमता है। तो साहब विद्युत धारा का यहां पर यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, इसलिए इसे हम मोटर का सिद्धांत भी कह सकते हैं या कहते हैं। आपके मिक्सी, पंखा, कूलर सभी की मोटर इसी सिद्धांत से बनी है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंत में सब इसमें आप साफ देख रहे हो, बल आघूर्ण धारा के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, साफ दिख रहा है। ये देखो, इस कंसेप्ट या इस तथ्य का उपयोग कर धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर का निर्माण किया गया, क्योंकि धारा प्रवाह से कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो घूमना निश्चित है। इस तथ्य का या इस कंसेप्ट का उपयोग कर धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर बनाया गया। तो बच्चों, आज थोड़ा सा लेक्चर 5-7 मिनट ऊपर चला गया, क्योंकि टॉपिक इसको बीच में छोड़ना बहुत मुश्किल था, है ना। फिर वो दोबारा से वापस उठाना बहुत भारी पड़ जाता। तो आज इसको थोड़ा सा आप लेना लंबाई ले रखा, तो है ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।